नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th नागरिक शास्त्र, जिसे हम राजनीति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। उसका आज जो है हम आपको मॉडल पेपर 5 कराने वाले हैं ब्रह्मा सीरीज का। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पेरिस ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नीतियों का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है, सोवियत संघ से है, जर्मनी से है या फ्रांस से है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ से है। यानी कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नीतियां जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने चलाई थी सोवियत संघ में सुधार करने के लिए। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है? लिथुआनिया को, एस्टोनिया को, लाटविया को या इनमें से सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है इनमें से सभी। यानी कि लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया, ये सभी जो देश हैं बाल्टिक गणराज्य के नाम के से भी जाने जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भूटान में ऊर्जा का सबसे प्रमुख पारंपरिक स्रोत है? तापीय विद्युत है या परमाणु ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है या जल विद्युत शक्ति है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल विद्युत शक्ति जो है भूटान में ऊर्जा का सबसे प्रमुख पारंपरिक स्रोत है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में किस देश का योगदान सर्वाधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, रूस का है, चीन का है या भारत का है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सालाना बजट में योगदान सबसे ज्यादा है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य इस समय रूस के साथ युद्धग्रस्त है? बेलारूस है, अजरबैजान है, यूक्रेन है या आर्मेनिया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन। यानी कि यूक्रेन का जो है अभी कुछ समय पहले आप भी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस में जो है युद्ध हुआ था। तो ये जो है उसी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप जानते हैं कि उन दोनों में अभी भी जो है सीमा को लेकर विवाद है, रूस और यूक्रेन में। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? पर्यावरण से है, मानवाधिकार से है, शरणार्थी से है या फिर वैश्विक ऊष्मायन से है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानवाधिकार से है। यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध जो है मानवाधिकार से है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या था? भाषा थी या धर्म था, जाति या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाषा। यानी कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार जो थी भाषा थी और उस समय जो है 14 राज्य बनाए गए थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? चावल पर, दाल पर, गेहूं पर या मक्का पर? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं पर। यानी कि हरित क्रांति का जो सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव था वो पड़ा था गेहूं पर, क्योंकि गेहूं का उत्पादन ज्यादा होने लगा था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम किस प्रकरण में बुनियादी ढांचा का प्रतिपादन किया गया था? यानी कि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। केशवानंद भारती केस में या गोकुलनाथ पाद या मेनका गांधीवाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती केस, जिसे हम केरल बनाम के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किस राजनेता द्वारा किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, मोरारजी देसाई द्वारा, जगजीवन राम द्वारा या जयप्रकाश नारायण द्वारा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि दूसरी दुनिया के रूप में पहचान वाले दो देशों के नाम लिखिए। तो दूसरी दुनिया को इन्हें कहा जाता है जो सोवियत संघ के साथ थे, उन्हीं को जो है दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो दूसरी दुनिया के देश के रूप में पहचान वाले दो देशों के नाम सोवियत संघ एक खुद है, दूसरा है पोलैंड। पोलैंड भी जो है सोवियत संघ के साथ ही था, इन्हीं को भी जो है दूसरी दुनिया कहा जाता था, क्योंकि ये जो है समाजवाद का नेतृत्व कर रहे थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो यानी सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम प्रमुख हैं, जिनमें सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। दूसरा है सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके परिणाम थे कि सोवियत संघ तो खत्म हो गया, यानी कि उसका जो है विघटन हो गया और अमेरिका एकमात्र विश्व में शक्ति बन गया। और सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि यूरोपीय संघ के किन दो देशों के पास परमाणु हथियार हैं?
तो यूरोपीय संघ में पहले फ्रांस एवं यूनाइटेड किंगडम देशों के पास परमाणु हथियार थे, लेकिन यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम अलग होने के बाद सिर्फ फ्रांस के पास ही परमाणु हथियार बचे हैं। यानी कि अब जो है यूरोपीय संघ के सिर्फ एक देश के पास जो है परमाणु हथियार हैं, और फ्रांस के पास यानी कि यूनाइटेड किंगडम के पास भी थे, जिसे हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, लेकिन वो जो है यूरोपीय संघ से यानी कि वो जो है अलग हो चुका है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्विक ऊष्मायन के किन्हीं दो दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो वैश्विक ऊष्मायन यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग, ये एक ही होता है। तो वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के दो दुष्परिणाम ये हैं, जिनमें पहला है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से पानी का बाष्पीकरण तेज होता है, जिससे पानी की कमी होती है। दूसरा आता है कि ध्रुवों की बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को खतरा हो सकता है। जैसे कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा गोवा, मुंबई, गुजरात के इन सभी शहरों को जो है क्या है, खतरा है। किससे? इसी के कारण की ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्योंकि ये जो है समुद्र के किनारे यानी कि महासागरों के जो किनारे जो है बसे हुए हैं, जिसके कारण समुद्रों का स्तर जो है, जल का स्तर जो है ज्यादा हो सकता है, और ये शहर जो है पानी में डूब सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसी दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए जिनके निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। तो पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी समस्याएं ऐसी दो समस्याएं हैं जिनके निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आज जरूरी है। यानी कि ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जो कि संपूर्ण विश्व पर मंडरा रही है, क्योंकि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, यानी कि समुद्र के तट पर स्थिर हैं। आप भी जानते हैं कि विश्व में 71% जल है, और जबकि 29% जो है क्या है, आपका जमीन है। यानी कि पानी का स्तर इतना ज्यादा है, अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने लगी तो विश्व के लगभग देश जो है पानी में डूब जाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि देश के विभाजन से प्रभावित किन्हीं दो राज्यों के नामों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ, तो उस समय जो है इसके विभाजन से कोई दो राज्य ज्यादातर प्रभावित हुए थे, उनका नाम बताना है। तो भारत के विभाजन से सबसे ज्यादा प्रभावित दो राज्य बंगाल और पंजाब थे, क्योंकि पंजाब जो है काफी बड़ा हिस्सा हुआ करता था, इसका आधा आधा हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला गया, और बंगाल जो है वो पहले जो बांग्लादेश था और बंगाल, यानी कि ये भी जो है एक ही हुआ करते थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो बंगाल, यानी कि बंगाल से जो अलग होकर बना बांग्लादेश, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अब वर्तमान में उसको जो है किसके नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पहले वो जो है बंगाल का हिस्सा ही हुआ करता था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के स्थान पर नवीन संस्था को कब बनाया गया तथा इसे क्या नाम दिया गया। तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो किन्हीं दो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में दो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम हैं, जिनमें भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, आप टिहरी बांध परियोजना भी बोल सकते हैं, नर्मदा बांध परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना। तो ये ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तो अब ये जो है हमारा आगे प्रश्न आता है कि शराबबंदी या मद निषेध का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य सरकार को अधिकार है कि वो शराबबंदी जैसे कानून बनाए और उन्हें लागू करे। तो शराबबंदी और मद निषेध पर जो है संविधान के, यानी कि संविधान के जो अनुच्छेद में 47 में कहा गया है कि सरकार जो है क्या बना सकती है, शराबबंदी पर कानून बना सकती है। और ये आपका अनुच्छेद 47 जो है संविधान के भाग 4 में आता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें आपसे भाग ही पूछा है, लेकिन ज्यादातर जो है आपको अनुच्छेद लिखना पड़ता है। तो आप जो बोल सकते हैं कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य सरकार को अधिकार है कि वो शराबबंदी जैसे कानून बनाए और उन्हें लागू करे। और हमारा अगला प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर के किन्हीं दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए, जिनमें जम्मू कश्मीर के दो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये दोनों जो है जम्मू कश्मीर के दो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं।
अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। यूरोपीय संघ की सफलता के कुछ कारण प्रमुख हैं, जिनमें भौगोलिक स्थिति और निकटता, यानी कि यूरोपीय देशों की भौगोलिक स्थिति और निकटता ने इस क्षेत्रीय संगठन को मजबूती दी है। दूसरा आता है यूरोपीय संघ की पहचान। तो यूरोपीय संघ का अपना स्थापना दिवस, झंडा, राष्ट्रीय गान और यूरो मुद्रा जैसी चीजों ने यूरोपीय देशों के इस संगठन की पहचान को मजबूत किया है। अगला पॉइंट आता है कि यूरोपीय संसद का चुनाव, यानी कि यूरोपीय नागरिक सीधे यूरोपीय संसद का चुनाव करते हैं। और अगला पॉइंट आता है कि यूरोपीय संघ की परिषद, यानी कि यूरोपीय संघ की परिषद में हर देश के सरकारी मंत्री मिलकर कानूनों को अपनाते हैं, नीतियों का समन्वय करते हैं और चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि सदस्य देशों के बीच संधियां, यानी कि यूरोपीय संघ किसी संविधान पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सदस्य देशों के बीच संधियों के एक समूह पर आधारित है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों आवश्यक है, उल्लेख कीजिए। तो हम सबको अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है, ताकि दुनिया में समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान किया जा सके, आपसी बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्था बनाई जा सकें और पूरी दुनिया का सहयोग हासिल किया जा सके। तो ये जो है विश्व राजनीति में जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसीलिए शामिल हैं, यानी कि इसीलिए आवश्यक हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनते हैं तो दुनिया जो है एक तरफ हो जाती है, यानी कि समस्याओं को जो है शांतिपूर्ण तरीके से समझाया जा सकता है, देशों में युद्ध नहीं होते हैं और आपसी बातचीत को भी बढ़ाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाएं बनाई जाती हैं, ताकि पूरी दुनिया का सहयोग हासिल किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न आता है कि मूलवासियों के प्रमुख अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो मूलवासियों के प्रमुख अधिकारियों में ये शामिल हैं, जैसे कि स्वशासन का अधिकार, मूल निवासी कानून, सांस्कृतिक विरासत का अधिकार आदि। मूल निवासियों को अपनी स्वतंत्र पहचान दी जानी चाहिए, मूलवासियों को अपनी मूल निवास स्थान पर अधिकार मिलने चाहिए और मूलवासियों को अपने निवास स्थान पर उपलब्ध संसाधनों पर अपना अधिकार मिलना चाहिए। तो यही जो है मूलवासियों के प्रमुख अधिकार होते हैं, जिनमें प्रमुख होते हैं कि स्वशासन का अधिकार, मूल निवासी कानून अधिकार और सांस्कृतिक विरासत का अधिकार। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत पर वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो भारत ने यानी कि वैश्वीकरण ने भारत पर कई तरह से प्रभाव डाला है। वैश्वीकरण के कारण भारत में आर्थिक विकास हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और नई तकनीकों का प्रचलन भी हुआ है, जिनमें कुछ कारण प्रमुख हैं। जैसे कि पहला आता है आर्थिक विकास। तो वैश्वीकरण ने भारत के आर्थिक विकास में मदद की है। वैश्विक बाजार में भारत के एकीकरण से कई फायदे हुए हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम बोलते हैं एफडीआई में वृद्धि, प्रौद्योगिकी की उन्नति और उद्योगों का विस्तार। तो ये भी जो है वैश्वीकरण से जो है भारत पर प्रभाव पड़ा है, यानी कि आर्थिक विकास बढ़ा है भारत में। और अगला आता है कि रोजगार, यानी कि वैश्वीकरण ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अवसर से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अगला आता है उपभोक्ताओं का फायदा, यानी कि वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। उनके सामने पहले से ज्यादा विकल्प हैं और वे कई उत्पादों की इच्छा, अच्छी क्वालिटी और कम कीमत से लाभ पा रहे हैं। तो ये सभी जो है भारत पर वैश्वीकरण के कुछ प्रभाव हैं और इससे जो है भारत को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है। अगला आता है कि तकनीकी क्षमता, यानी कि भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा छात्र विदेश जाते हैं। जो छात्र वापस आते हैं वे अतिरिक्त कौशल लेकर आते हैं, जिससे भारत में तकनीकी क्षमता भी बढ़ती है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या है, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार भाषा थी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का मकसद प्रशासन को आसान बनाना और उन भाषाओं का विकास करना था जिन्हें अंग्रेजों ने नजरअंदाज किया था। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पहला बड़ा कदम था, यानी कि भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था। और 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम भी पारित हुआ था। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट
सौंपी, जिसमें राज्यों को यानी कि भाषाओं को जो है राज्यों पुनर्गठन का आधार बनाया गया था। यानी कि जब 1955 में पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट जो है सौंपी गई या पेश की गई, जिसमें भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया गया था। सरकार ने इस रिपोर्ट की संतुष्टियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि वैश्विक पर्यावरण की किन्हीं दो समस्याओं और उनके निदान के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो वैश्विक पर्यावरण के दो प्रमुख समस्याएं और उनके समाधान के लिए उपाय निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहला आता है जलवायु परिवर्तन। ये तो है उसकी प्रमुख समस्या। तो जलवायु परिवर्तन से औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे जीवन चक्र को नुकसान पहुंच रहा है। इससे पहाड़ी इलाकों से लेकर तटीय क्षेत्रों, जंगलों और घास के मैदानों तक अभी जगह प्रभावित हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए उत्सर्जन में तेजी से कटौती करनी होगी। और नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण के जो है कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, जैसे कि जल, वायु और मिट्टी का प्रदूषण, ठोस और खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन, ये भी जो है पर्यावरण का प्रदूषण है। वनों की कटाई, ये भी पर्यावरण प्रदूषण का क्या है, प्रदूषण का जो समस्या है। और जैव विविधता का नुकसान, ये भी जो है पर्यावरण प्रदूषण का एक सबसे बड़ी समस्या है। और अब आता है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, डिस्पोजल प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए, प्लास्टिक खरीदने पर उसे हमेशा रिसाइकल करें, यानी कि दोबारा से प्रयोग करें। लकड़ी, कांच और प्राकृतिक रेशों से बने टिकाऊ विकल्पों का इस्तेमाल किया जाए। तो अब जो है ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई, आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।